खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमित बड़ी खबर में हूं सईद काजी। कुछ खबरें। चेयरमैन पीटीआई को क्या कोई सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकेगा साइफर केस के हवाले से भी और दीगर, इसका तो अब रीट्रायल होना है। इसका क्या मामला है। उधर नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट है कि उसे सादा अक्सरियत मिल जाएगी। हालांकि जो मुख्तलिफ नौ के सर्वे आ रहे हैं वो इन तमाम क्लेम्स को बुरी तरह डिफाई करते नज़र आते हैं। ये कहाँ तक दुरुस्त हैं। इसके साथ ही 90% पाकिस्तानी समझते हैं कि वतन अजीज़ दुरुस्त समत में नहीं जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक, कंज्यूमर इंडेक्स सर्वे जो आया है इसके मुताबिक, और इसके साथ साथ जो सऊदी फरमानरवा हैं या कम अज़ कम वलीअहद हैं, जो डिफेक्टो किंग भी हैं, वो कहते हैं, उन्होंने कहा है, ब्रिक्स की मीटिंग में ये कहा है उन्होंने कि जनाब असला बेचना बंद कर दिया जाए और 2 स्टेट थ्योरी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी साहब अभी अली ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मेरे ख्याल में उनसे रब्ता किया जा रहा है। हाँ, आ गए अली ज़फ़र साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हम हजूर ये बताएं कि चेयरमैन पीटीआई को एक तो चलें ये जो फैसला कल का आया कि पहला कतरा आप समझ सकते हैं बारिश का पीटीआई के हवाले से, अब इससे बारे में भी पूछेंगे कि क्या इसका फ़ायदा होगा, क्या जेल के अंदर ही ओपन ट्रायल होगा या कुछ और साथ साथ आप कितने मुतमईन हैं इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट से जो इंसाफ की तवक्को है आपको वो कहाँ तक पूरी हो सकती है। एंड लास्ट बट दी नॉट लीस्ट, कल आप कह रहे थे एक प्रेस टॉक में, आपने कहा था कि आप अपने जलसों का आगाज़ KPK से कर रहे हैं, कोई यकीन दहानी है या क्या सिलसिला है, इन पे ज़रा प्लीज़ आपका टेक। इस सबसे पहले तो आपका वो जो दूसरा सवाल है उसका जवाब देता हूं, जिसमें आपने ये पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे आपको पूरा एतमाद है कि वो इंसाफ करेंगे। तो उसका तो बड़ा आसान जवाब है कि 100% एतमाद है। आज आपने देखा कि हमने जो पिटिशन फाइल की थी उस पर नोटिस भी हो गए और उसको अदालत ने कहा है कि वो रजिस्ट्रार फिक्स करेंगे। सो वो केस इतना मजबूत है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें कोई शक नहीं कि जो भी इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर फरमाएगा। हम अब नीचे से होते हुए फाइनल अथॉरिटी के पास आ गए हैं। फाइनल अथॉरिटी हमारी आइन में सुप्रीम कोर्ट ही है और मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है। तो ये तो हो गया आपका दूसरे सवाल का। पहला सवाल आपका ये था कि जो कल का केस था इसकी क्या एलिमेंट्स हैं, इसमें क्या होगा। बेसिकली ये केस दो इसमें रिक्वेस्ट की थी अदालत से। एक तो ये थी कि जो जज साहब हैं वो उनको चूँकि नोटिफाई गलत किया गया था इसलिए उनको ये समाअत करने से रोका जाए। वो ये वाली जो रिक्वेस्ट थी ये अदालत ने मुस्तरद कर दी और उन्होंने कहा कि जज साहब जो ट्राई कर रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन दुरुस्त है। हो सकता है जब वो फाइनल ऑर्डर आए तो हम उसके खिलाफ अदालत सुप्रीम कोर्ट में जाएं उसके खिलाफ, लेकिन वो बहरहाल बात की बात है। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये था कि हमने रिक्वेस्ट की थी अदालत से कि जो इन कैमरा ट्रायल हो रहा है और जेल में हो रहा है ये दुरुस्त नहीं, ये आइन के मुताबिक नहीं है, इसलिए इसको कलअदम करार दिया जाए जितनी प्रोसीडिंग्स हैं। उसके बारे में हाई कोर्ट ने ये कहा कि प्रोसीडिंग्स वाकई ही चूँकि उसमें प्रोसीजर जो था, रिक्वायर्ड प्रोसीजर था, वो नहीं फॉलो किया गया, इसलिए टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये प्रोसीडिंग्स जो हैं वो हम कलअदम करार देते हैं और असर नौ प्रोसीडिंग्स शुरू की जाएं। लेकिन उसके साथ अदालत ने ये भी कहा कि जहाँ तक जेल ट्रायल का ताल्लुक है या जहाँ तक इन कैमरा ट्रायल का ताल्लुक है तो वो आप रिक्वायरमेंट्स देखते हुए वो आप अगर वो पूरी होती हैं रिक्वायरमेंट्स तो आप कर सकते हैं जेल ट्रायल भी और इन कैमरा ट्रायल भी। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है इस जजमेंट की, नंबर 1 इम्पोर्टेंस ये है कि जितनी कार्रवाई हुई वो कलअदम करार दे दी गई और दोबारा से मामला शुरू होंगे। और दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करनी है, जेल में तो शायद वो कर सकते हैं, लेकिन अगर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करनी है तो फिर वो वजह देंगे और वजह जो है वो उस वजह को भी चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि वजह जो है वो एक वैलिड वजह होनी चाहिए, ये नहीं कि आप किसी भी वजह से इन कैमरा कर लें। तो अभी टेक्निकली जब तक वो ऑर्डर नहीं आता, ये अगर जेल ट्रायल होती भी है तो इन कैमरा नहीं होगी, वो ओपन होगी, यानी कि उसमें शफाफियत होगी, मीडिया भी आ सकेगा, पब्लिक भी देख सकेगी और समझ सकेगी कि क्या हो रहा है।
ताकि वो जो मीडिया ट्रायल साहब किया हुआ था स्टार्ट, वो ख़त्म हो जाएगा और एक ऑथेंटिक लोगों को समझ आएगी सामने कि क्या शवाहिद आ रहे हैं, क्या एविडेंस है, क्या केस है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है कल के केस की जो हुआ। और आपका तीसरा सवाल ये था कि क्या जो जलसे जुलूस हैं वो शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। आर्टिकल हमारा जो है आइन का, वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि जब इलेक्शन शीट अनाउंस हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की इतनी अहम जजमेंट आ गई है जिसमें कहा गया है कि फरवरी में इलेक्शंस होंगे, तो उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल आने वाला है और इलेक्शन शेड्यूल जब आ जाए तो उसका मतलब ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ यकसा सलूक करते हुए उनको अपनी इलेक्शनिंग का, उनको अपने जलसे जुलूस का, उनको उनके लीडराज, उनको जो जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको जाके अपने लोगों को, अवाम से मिलने का ये सारा हक है। तो उसके लिए हम शुरू कर देंगे इलेक्शनिंग। बिल्कुल पेशावर से इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि पेशावर से वो शुरू करना चाहते हैं और उसके बाद वो पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। और अगर कोई किसी किस्म की रुकावट हुई तो यकीनी तौर पे फिर हमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह भी दिया है कि आप किसी किस्म की रुकावट नहीं डाल सकते, किसी किस्म की आप जलसे जुलूस में पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो अब उसी जजमेंट के तहत, उसी ऑर्डर के तहत हमने पेशावर से फैसला किया है कि शुरू करेंगे जलसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, यकीनन सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद करने के अलावा हमारे पास रास्ता ही क्या है? 180 से 200 मुकदमा तो हो जाते हैं इमरान खान साहब पर, उन्हें जमानत नहीं मिलती। वो अपनी कातलाना हमला होता है उसका मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। परवेज लाई 20 दफ़ा गिरफ्तार होते हैं, 20 दफ़ा जमानत मिल जाती है, रिहा नहीं करते। जो बंदा पीटीआई छोड़कर इस्तेकाम पार्टी पे जाता है, सदाकत हो, उस्मान डार हो, अली अवान हो, उनके मुकदमात ना अदालत में चलते हैं, ना पुलिस उनके घर जाती है। आज असद उमर का भी केस वापस ले लिया। क्या आइन और कानून वाकई ही है या मैं थोड़ा सा जो कुछ मदहोशी में हूं? जी, आपने जो एग्जाम्पल्स दिए उससे तो आप सवाल उठा सकते हैं कि क्या आइन और कानून इस वक्त कायम है और क्या ये जो रूल ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं कि हर एक के साथ एक ही सलूक होगा, हर एक के लिए कानून एक ही है, क्या निज़ाम वो वाकई ही हमारा मुल्क में है कि नहीं? आप बिल्कुल सवाल ये उठा सकते हैं। लेकिन मैंने जो मेरी जो यकीन है मेरा और जिसकी मैंने जवाब दिया था वो ये था कि जब तक अदालतें कायम हैं हमारी, जब तक अदालतें फंक्शन कर रही हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट है, तो ये जो वायलेशंस है रूल ऑफ लॉ की, ये जो रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं, अल्टीमेटली इसका फैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक होगा। तो ये अली साहब, मैं रोक रहा हूं, बहुत बड़े नाम थे वकालत में, आपका भी बहुत बड़ा नाम है। मुझे ये बताएं, जब हाई कोर्ट के जज को ये कहना पड़ जाए कि मैं जितनी मर्जी जमानतें दे दूं, आपको रिहा नहीं किया जाएगा और जाओ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, इसका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आई आज तक इस फिक्रे की। मैं पता नहीं जंगल में रह रहा हूं आजकल या नॉर्मल हो चुका हूं। जी देखें, वो एक फ़िक्रा ज़रूर, ऑब्जर्वेशन या एक फ़िक्रा कह लें आप, एक समात के दौरान हम सुनने में आया था एक जज साहब की तरफ से। मेरा ख़्याल है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन का इजहार था या गुस्से का इजहार था, और वो वही सेंटिमेंट मेरा ख़्याल है अदालत ने उसका जिक्र किया था जो सेंटिमेंट आपने दोहराया। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस सुना था और उसमें कहा था कि 14 मई को पाकिस्तान में इलेक्शंस होने चाहिए, और वो उम्मीद थी सबकी कि वो 14 मई को उस जजमेंट के मुताबिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और पंजाब और KPK में, कम से कम पंजाब में इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। तब से एक तरह फ्रस्ट्रेशन सी नज़र आ रही थी कि शायद ये अदालतों के फ़ैसले जो हैं वो नहीं माने जा रहे और उसकी वजह से जिसमें एक नाउम्मीदी सी पैदा हो रही थी। तो मेरा ख्याल है
ये जो ऑब्जर्वेशन थी इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें। उसके अलावा एक और इंस्टेंस भी मैं आपको बताऊं जिसकी वजह से शायद ये ऑब्जर्वेशन आई, परवेज़ इलाही साहब का आपने जिक्र किया, वो केस भी मैंने ही किया था जिसके अंदर हाई कोर्ट सिंगल जज और हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच दोनों ने ये फैसला किया कि अब आप अरेस्ट नहीं करेंगे परवेज़ इलाही साहब को, किसी सूरत में अरेस्ट नहीं करेंगे जब तक वो एक प्रोसेस ना फॉलो हो, और रोक दिया था क्योंकि उनके खिलाफ एक के बाद दो के बाद 10-12 FIRs हो रही थी। वो एक FIR से बेल करा के निकल रहे थे तो उनको दूसरे में अरेस्ट कर लिया था। तो हाई कोर्ट ने कहा हम इस पे अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते और एक ऑर्डर फरमा दिया। लेकिन वो ऑर्डर जब आया उसके बाद वो बाहर निकले तो हम सब ने देखा कि उनको फिर पुलिस पकड़ के ले गई और इस्लामाबाद ले आई और अभी तक वो जेल में ही हैं। तो ये भी एक एलिमेंट है फ्रस्ट्रेशन का जिसकी वजह से शायद वो ऑब्जर्वेशन आई हो। अच्छा अली भाई, ये फरमाइए कि जो एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक स्ट्रेटजी खान साहब की आई है 200 वकला, इवन मैं सुन रहा था सलमान अकरम राजा साहब ने भी कल एक प्रोग्राम में टेसिटली ये कहा है कि वो इलेक्शन लाहौर से लड़ रहे हैं। तो ये 200 वकला की क्या फहरिस्त तैयार हो चुकी है और क्या स्ट्रेटजी है आपकी? और साथ ही जो आपको यकीन दहानी करवाई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि बल्ले का आपको मिलेगा, तो आर यू कॉन्फिडेंट कि ये चीज़ें इसी तरह होंगी जैसे कहीं जा रही हैं? देखिए जी, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि कैंडिडेट्स, बिल्कुल कैंडिडेट्स की लिस्ट्स बनाई जा रही हैं और बन रही हैं और उसमें बहुत सारे वकला भी शामिल हैं एज पोटेंशियल कैंडिडेट्स जिनको शायद कैंडिडेट दिया जाए। लेकिन अल्टीमेटली जो इसका फैसला होना है वो एक बड़ी मखसूस कमेटी ने करना है और उसके बाद अल्टीमेटली उसका अप्रूवल जो है वो इमरान खान साहब ने भी देना है। तो अभी शायद कबल अज़ वक्त है कि कौन किसको मिल रहा है, लेकिन यकीनी तौर पे बहुत सारे जो मुझे इल्म है, मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता शायद, लेकिन इल्म है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो वकील हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो गए हुए हैं। उनमें काफ़ी नाम आपको नज़र आएंगे बहुत जल्द और उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर्स भी हैं। तो ये कैंडिडेचर का बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। मेरा ख्याल है आपको अगले 4-5 दिन में या हफ्ते के अंदर शायद आपको ये पता चल जाएगा कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन कौन है। अच्छा अली साहब, ये रहनुमाई फरमाइएगा, पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में जलसे कर रही है और खून लीग, ओ माफ़ी चाहता हूँ, माजरत, नून लीग, नवाज शरीफ से वर्कर कन्वेंशन भी कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी सारा दिन नेशनल मीडिया पे छाए रहते हैं। क्या PTI के पास कोई कारकुन नहीं है कि लाहौर में कोई कॉर्नर मीटिंग कर ले, कोई कन्वेंशन कर ले? क्या वजह है, कहाँ इतनी वीकनेस हो गई है? वीकनेस नहीं है जी, ये जिसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि जिस तरह बाकियों को जलसे करने दिए जा रहे हैं, बाकियों को इलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त है और खुलेआम इजाज़त है, उसके बरक्स हमें PTI को ना तो जलसे जुलूस करने दिए जा रहे हैं, ना ही कोई जैसा मैंने कहा कैंपेन करने की इजाज़त है। इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि एक फ़िलहाल खला है जिसके अंदर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ तो जलसे कर रही हैं लेकिन PTI आपको नहीं नज़र आ रही। ये भी खदशा है हमारे काफ़ी लीडरान को कि वो जो इस वक्त बाहर नहीं आ सकते कि वो अगर कैंपेन करने के लिए जाएंगे तो वो अरेस्ट हो जाएंगे, उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात बने हुए हैं और कुछ को ये भी डर है कि अरेस्ट नहीं तो किडनैप हो जाएंगे। तो ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से अभी रुकावट है। लेकिन जिस तरह कहा कि इसका किक ऑफ होने वाला है पेशावर में, आपने एक और सवाल मेरे से पूछा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि क्या वो बल्ले का जो है निशान देंगे PTI को कि नहीं। वहाँ खदशात बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं और कुछ इन्फॉर्मेशंस भी मिल रही हैं। तो ये अब देखेंगे, कल एक जजमेंट है जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करनी है जिसमें ये फैसला बताएंगे वो कि बल्ले के निशान का क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये एक बड़ा अहम दिन है। लेकिन अगर यकीनी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा ऑर्डर पास किया जिसके अंदर उन्होंने निशान बल्ले का देने से इनकार किया या कोई ऐसी हर्डल दिया, ऐसा कोई ऑर्डर दिया जिसकी वजह से हमें इसमें मुश्किलात आए, तो फिर हम उसको चैलेंज करेंगे। जैसा मैंने कहा कि बदकिस्मती से
हमें बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। हम रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, हम इंसाफ में बिलीव करते हैं, और कोई फिक्र की बात नहीं, कोई घबराहट की बात नहीं। हम इंशाल्लाह जो भी फैसला अल्लाह करे आपका यकीन मुल्क में भी रूल भी नज़र आए और लॉ भी नज़र आए जो तलाशे गुमशुदा है, लेकिन आप ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जो लावारस होकर पाकिस्तान से भाग गई है। सिर्फ ये बात बताया, लाहौर में मैंने देखा 2-3 लोगों ने हाई कोर्ट से इजाज़त ली, लेकिन लाहौर के पुलिस और अफसरशी जवान गए, ना सिर्फ जलसे गाह को उल्टा दिया गया, उनके घरों में छापे मारे गए, फैसलाबाद में एक बच्ची को उठा लिया गया। क्या पुलिस को ये इख्तियार है कि किसी भी सियासी जमात को उसकी एक्टिविटी, उसका जो आईनी हक है, उससे रोक सके? जी बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट आपको तो मेरे से ज़्यादा पता है, आप तो मीडिया में हैं, आपको पता है कि फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे ऐसे बुनियादी हक हैं जिनको आप कानून के ज़रिए भी कोई रुकावट नहीं डाल सकते। एग्जेक्टिव तो बहुत दूर की बात है। अगर आप कानून भी ऐसा पास करेंगे कि आप इलेक्शनिंग नहीं कर सकते, कैंपेन नहीं कर सकते, आप की ज़ुबान को बंद किया जाए या आपके खिलाफ कोई रेड हो, तो वो कानून भी आइन के खिलाफ होगा। तो पुलिस तो बिल्कुल नहीं ऐसी बातें कर सकती। लेकिन बहरहाल आपको इंस्टेंसेस पता हैं कि हो रहे हैं और उसको चैलेंज भी किया जा रहा है और हाई कोर्ट्स ऑर्डर्स भी पास कर रहे हैं। तो ये बात चलती रहेगी, आई गेस। आप सही कह रहे हैं कि गुमशुदा अली भाई, ये 3-4 केसेस हैं। साइफर हो गया, जिनमें से अलकादर ट्रस्ट हो गया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इद्दत का भी एक केस चल रहा है कि अगर इन तीनों में अगर कुछ रिलीफ मिलता है तो ये कितना बड़ा जुर्म है इस हवाले से, और ये क्यों हुआ है, इसमें आपकी क्या आपकी पोजीशन क्या है, आपकी साइड की पोजीशन इद्दत वाले केस में? देखें, इद्दत वाले केस में सिर्फ मैं ये कहूँगा कि बदकिस्मती से उसमें कोई सच्चाई तो है नहीं, लेकिन बदकिस्मती से एक पर्सनल इश्यूज़ को बजाय हम एक पूरे पॉलिटिशियन पे, इमरान खान साहब पॉलिटिशियन ही है ना, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, बजाय उनकी आप गवर्नेंस उनके बारे में बात करें, आप उनकी इकोनॉमी की जो पॉलिसीज़ थी उसके बारे में बात करें, और इलेक्शन में जाने वाले हैं आप कहें कि जनाब हम बेहतर कारकर्दगी कर सकेंगे, हमें वोट दें, आप उनको ना दें। तो ये एक पर्सनल किस्म का केस बना दिया गया है। मुझे अब उसका लफ्ज़ नहीं आ रहा कि मैं इसको क्या कहूँ, मगर इतनी एक नीच बात है, इतनी एक जब आप अपनी फैमिलीज़ के बारे में इस तरह और केसेस बनाना शुरू कर दें तो और भी हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ भी है, हमारे मेरा ख्याल है रिलीजन के ख़िलाफ़ भी है, मज़हब के ख़िलाफ़ भी है, रवायात के ख़िलाफ़ भी है, पॉलिटिकल जो एक सियासी माहौल होता है उसके ख़िलाफ़ भी है। तो मेरा ख्याल है, मैं तो उम्मीद ये रखता हूँ कि कोई भी इसके बारे में बात नहीं करेगा। ये ऐसे मामलात हैं जो कि बेबुनियाद हैं, पर्सनल इश्यूज़ को एक क्रिमिनल केस की तरह बनाने की कोशिश की गई है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। एक लाइटर नोट पे मैं बात करना चाहूँगा। आपको भी याद होगा, ज़ाहिर है अब हमें भी याद है कि मंशूरों पे इलेक्शन होते थे, एशिया सुर्ख है, को कहते नहीं सब्ज़ है, अब कहते हैं कि अब अरशद मलिक की वीडियो है, अब इमरान खान साहब के जो हालिया या साबका रिश्तेदार हैं वो उनके पास कुछ मवाद है किसी किरदार का या किसी बेकिरदारी का। तो अब क्या आइंदा आने वाले जो हम इलेक्शंस हैं वो अवामी इश्यूज़ की बजाय कौन सी किसकी वीडियोस है, कौन क्या करते हुए देखा गया, असल है, डीप फेक है, तो दीज विल बी द इलेक्टरल इश्यूज इन द इलेक्शंस टू कम। हाउ डू यू लुक एट इट अली भाई? देखिए, एक बड़ी बड़ी बदकिस्मती होगी कौम की अगर ये इश्यूज हाईलाइट हो। इसलिए मैंने कहा कि हमें इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी चाहिए, कोई अहमियत ही नहीं देनी चाहिए इस किस्म के मैटर्स को। जो आपने सवाल भी पूछा था इसके बारे में, ये तो इश्यूज ऐसे हैं जो कि डिस्कशन में आने नहीं चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ये सही है कि बात करें हम मैनिफेस्टोज पे। मुझे बल्कि मैनिफेस्टो कमेटी में रखा हुआ है, हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं जो मेरा ख्याल है बड़ी जल्द उसको शाया कर देंगे अपनी इलेक्शन के मामले पे। तो उसके ऊपर बात करें कि जी इस मैनिफेस्टो में ये खराबी है, इस मैनिफेस्टो में ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और फिर मैनिफेस्टो का मतलब ये होता है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब आने वाली हुकूमत उसको फिर अकाउंटेबल रखा जाएगा कि आपने ये मैनिफेस्टो बनाया था, आपने डिलीवरी क्या की।
ताकि जब वो उनके 5 साल गुजरे गुजारिश है इसमें तो आजकल सहाफत का भी जनादा निकल गया, अखलाकियात का। मैं तो ये नाम भी नहीं लूँगा इंटरव्यू को, क्योंकि जो बहन बेटी हैं और माओ के रिश्तों का एहतराम नहीं करते वो मुल्क के कैसे हो सकते हैं। मैं वो बात ही नहीं डिस्कस करूँगा, जनादा निकल गया साहब। यही एक्सपेक्ट। अच्छा, गुजारिश है हमारे वजीर दाखिला, पता नहीं कौन से दाखिला, कौन सी क्लास से दाखिल हुए हैं, वो क्या फरमा रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। वो तो कह रहे हैं पीटीआई चेयरमैन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। आप फरमा रहे थे कि मिलिट्री कोर्ट शायद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया था, क्योंकि वो तो इलेक्शन का भी हुक्म आया था 14 मई को, पता नहीं, लेकिन आप आईनी माहिर हैं तो ज़्यादा रोशनी डाल सकते। अच्छा, ये अदालतों का हुक्म ना मानना कोई गैर आईनी बात तो नहीं है, अब तो मामूल हो गया, अब कोई इसमें कोई हैरत नहीं होती वैसे। जी बिल्कुल गैर आईनी बात है। देखें, आपका आइन बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का हर ऑर्डर, हर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, हर इंस्टीट्यूशन, हर शख्स पे वो लाजिम है कि उसकी बात उसको माने, और अगर नहीं तो फिर आप आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। और आर्टिकल 5 भी बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द इनवायलेबल राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी पर्सन, यानी कि जो आपने जो कुछ आइन में लिखा है वो हर एक ने उसको मानना है और ये एक उसकी जिम्मेदारी है। तो ये बात कहना कि आप नहीं मानते अदालत का फैसला, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल गलत है। लेकिन आपने बड़ी एक अच्छी बात की और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि आप ये कहेंगे कि आप वो इस किस्म के इंटरव्यूज़ जिसका आपने जिक्र किया उसकी तो आप बात भी नहीं करना चाहेंगे। यही उम्मीद हर जर्नलिस्ट से मुझे होगी और आप इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये कहा। वन लास्ट थिंग अली भाई, ये बड़ी माशाल्लाह हम कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड टाइप इस तरह की बातें करते हैं, तो कुछ बर्क रफ्तारी से कुछ जस्टिस हो भी रहे हैं। लग रहा है आपको मियाँ साहब की जो ये नाअहली का खात्मा कोई नविश्ते दीवार है, या जो आपने ऑब्जर्व किया कुछ कमेंट्स आए मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के, हाउ डू यू लुक एट इट? ये देखें, अगेन मैं कहूँगा कि जो अब जो केसेस हैं जिसकी नवाज शरीफ साहब ने अपील की है और वो उसकी बहस चल रही है, मैं कहूँगा कि अभी फ़िलहाल तो वो कन्विक्टेड थे, और अगर उनके ख़िलाफ़ कोई नाइंसाफ़ी हुई है और नीचे जो केस था वो सही नहीं था और उसमें जो एविडेंस था दुरुस्त नहीं था कानून के मुताबिक, तो कानून के तकाज़े पूरे करते हुए, और उनको अगर हाई कोर्ट उसमें एक्विट करता है तो बिल्कुल सही, फिर ठीक है, एक्विट करें। मगर नाहल उनको सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो क्या अली साहब ये जो काई साहब कह रहे हैं नाहल सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट खत्म कर सकती है? नहीं, उस पर मैं आता हूँ। जो जहां अभी ये बात कर रहे हैं हम एवनफील्ड और वो जो केसेस हैं, वो तो केसेस हाई कोर्ट खत्म कर सकती है। अब दूसरा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था ताहयात, वो जो पनामा केस में, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ताहयात वो नाअहल हैं। उसको काउंटर करने के लिए एक कानून साजी की गई थी, और कानून साजी बड़ी जल्दी से की गई थी। आपको याद है पार्लियामेंट एक वन साइडेड पार्लियामेंट था उस वक्त, उसमें एक कानून साजी की गई थी जिसमें कहा गया था कि उनकी नाअहली 5 साल के लिए होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो उस कानून से ये जजमेंट को जो सुप्रीम कोर्ट की है पनामा केस में, क्या वो जजमेंट भी ख़त्म हो जाती है? मेरी नज़र में वो जजमेंट नहीं ख़त्म होती। मेरी नज़र में जो कानून था वो रेट्रोस्पेक्टिव यानी माजी के जजमेंट्स पे नहीं लागू होता, वो आने वाले मुस्तकबिल के लिए लागू होता है कि 5 साल की अगर अब किसी को सज़ा दी जाए तो वो 5 साल के लिए होगी, लेकिन जो सज़ा हो गई वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसको तब्दील कर सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है अगर वहाँ से नवाज शरीफ साहब ने निकलना है तो उनको सुप्रीम कोर्ट से रजू करना पड़ेगा और वहाँ से किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन या किसी किस्म की जजमेंट को रिवर्स कराना होगा, वरना वो नाअहल रहेंगे। हाई कोर्ट वाले जो केसेस हैं वो अपनी जगह सुन रहे हैं, वो अदालत सुनेगी, और अगर अदालत ने फैसला किया कि वो जजमेंट निचली करेक्ट थी तो फिर नवाज शरीफ साहब के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का पावर है, ताकत है, वो जा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला किया कि निचली जजमेंट गलत थी तो फिर वो उन केसों में बरी हो जाएंगे। लेकिन पनामा केस मुख्तलिफ है। पनामा केस मुख्तलिफ। अली जफर साहब बहुत शुक्रिया फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू आवर शो। आपने नाज़रीन देखा क्या मामलात हैं, ब्रेक बताएंगे
तो पाकिस्तान के लोग इतने बेचैन क्यों, ये सर्वे आ रहे हैं, और बेचैनी की कुछ वजूहात भी हम आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ जो हमारी इकनॉमिक परफॉर्मेंस है उस पर मगर, और नून लीग क्यों ये एतमाद है कुछ सादा अक्सरियत मिल जाएगी, बिल्कुल मिल सकती है, ये तो अवाम ने फैसला करना है, मगर जो सर्वे उनके अपने प्लेटफार्म से भी जो आए हैं वो भी कोई और कहानी सुनाते हैं, मगर क्या हो सकता है कि एक बर्क रफ्तारी से लोगों की राय भट्टी साहब बदल जाए। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बट इससे वैसे ही मैं बड़ा हैवी हो गया प्रोग्राम आजकल ना, तो मेरा दिल करता है कभी कभी आपसे हंसने खेलने की बात करूं। हम आपको पता है ना, कहते हैं एक होता है लाची सुपारी पान होता है, एक तंबाकू वाला होता है, एक सादा पान भी होता था, एक सादा अक्सरियत भी होती है। तो इनको बड़ा यकीन है कि सादा अक्सरियत हमें मिल जाएगी। इस अक्सरियत में किस किस्म की सादगी होती है? अच्छा, काई सब गुजारिश ये है कि जो ज़मीनी हक़ायक़ है मैं उसकी बात करता हूँ। उन्हें किसने यकीन दहानी कराई कि उन्हें अक्सरियत मिल जाएगी, उन्हें कैसे मिलेगी? वैसे मिलती वोटों से ही है। आज भी मैं मॉडल टाउन और रायविंड और 5 हलकों में गया, मुझे चिराग लेके नून लीग के मिलते नहीं। मैं समझ रहा हूँ अगर ये लाहौर से पंजाब से 25 या 20 सीटें भी ले जाएं तो मेरे लिए एक मेरी ज़िंदगी का ख्वाब अजीब होगी। हकीकत ग्राउंड पे जाए, आप जिसके मर्जी सर्वे करा लें, जो इनके करीबी लोग हैं, जो इनके दोस्त हैं, अगर इन्हें इतना यकीन है कि हमें सादे अक्सरियत मिल जाएगी, फिर तरीके इंसाफ को जल्द से जुलूस और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? मुझे एक सिंपल सवाल, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले अपने एक दाई मेहरबान दोस्त और हमारे यहाँ अक्सर टीवी पे आते रहते हैं राना सनाउल्लाह साहब का एक सवाल आप बोल कर मैं कहता हूँ ना, राना साहब की बात भी आ जाए। इन्हें खुल के खेलना चाहिए भाई, आओ सारे मैदान में आओ, ये घोड़े का मैदान। तो ये ज़रा राना साहब की मैं बात सुनाता हूँ, फिर इसी पे आता। अच्छा बड़ी साहब, हर कीमत पे क्या देखे ना, वैसे तो बंदा कहता है मुझे हर कीमत पे मैंने ये गाड़ी खरीदनी है, पैसे दे के ले लें, मगर यहाँ हर कीमत का क्या मतलब है? वो मैं शेर भूल गया, उसकी मेरी इस्लाह कर दिएगा। इस शर्त पे खेलूंगी प्यार की बाजी, कारू तो मैं तेरी जीतू तुमको। तो यार ये इलेक्शन ना होगा, 25 करोड़ भेड़ बकरी हो गई, आपने शर्त कैसे लगा दी मेरे वोट की, आपके वोट की? इस 25 करोड़ हर कीमत किसको कीमत लगाई? किसने इनके साथ सौदा किया? 25 करोड़ आवाम के वोटों का नहीं। काजी साहब थोड़ा सा, आप, मुझे पता है आजकल आपकी नून लीग से अच्छी बहुत मोहब्बत है मेरी, हमेशा है, अल्लाह ताला इसको और कायम रखे, लेकिन मुझे बताएं हर कीमत कौन लगा सकता है? 25 करोड़ आवाम की 10 खरीद सकते हो, 1000 खरीद सकते हो, 5000 लोग खरीद सकते हो, चलो अफसर खरीद सकते हो, किसी को RPO लगा दिया, उसने उधर लूट डाल दी, बेटियां बहनें उठा ली, लेकिन हर कीमत किसने लगाई? पाकिस्तान की आवाम की। मैं राना सनाउल्लाह साहब, मेरे तो बहुत पुराने, मेरा इनसे शनासाई है, हमें बता तो दें। देखिए अवाम की कीमत का तो मैंने नहीं सुना, अलबत्ता सेनेटर हर कीमत में नहीं। काजी साहब ये राना साहब फरमा रहे हैं और वज़ीर दाखिला रहे हैं। जी वो मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम की कीमत तो पता नहीं, वही बता सकते हैं। अलबत्ता सेनेटर की कीमत यहाँ पर हमेशा वो खाकान अब्बासी साहब बता गए थे 70 थोड़ी सी मामूली से रकम दे। तो एक सेनेटर, कितने पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा सेनेटर हैं, तो ये किसने कीमत लगाई? ये सौदा हुआ कहाँ? ये वतन अजीज की मुआवरा तन भी होता है ना यार, हर कीमत का मतलब है हम मेहनत करेंगे, हम लोगों के घर में जाएंगे। हर कीमत पे होता है कि मैं खरीद रहा हूँ चीज, ये चीज 10 रुपए की खरीद रहा हूँ, नहीं ये मैंने 100 की भी खरीदनी है, जैसे बोली लगती है मैंने लाख की भी खरीदनी है, बढ़ते जाते हैं। हमारी बोली, उनका मुराद ये है कि हम पता भी नहीं, हम हर कुर्बानी देंगे, भी बिक गया, आरफ भी बिक गया। कह रहे हैं कि हम हर किस्म की मेहनत करेंगे। नहीं, कीमत लफ्ज तुराब साहब गुस्ताखी माफ। ये जरा मुझसे आगे कुछ और चलाना है ना काजी, जरा देख ले, ताकि अगर मैं अपने अल्फाज वापस लूंगा ना, मैंने उसको इंटरप्रेट किया, अल्फाज आप ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हर कीमत ही कहा है। मुझे मुराद ये होता है बाज़ औक़ात के यार हम जान लड़ा देंगे। साफियों को कतन कोई हक नहीं है किसी प्रोग्राम में किसी की तजलील, लेकिन कुछ सरकारी इदारों को हक है कि साफियों की तजलील करे, उन्हें जलील करे, उन्हें रुसवा करे, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। अच्छा ये अब मज़ीद कुछ उन्होंने और कहा, वो भी सुनते हैं, अच्छा इंटरव्यू है ये। तो उन्होंने ये कह दिया जी कि बड़े मियाँ साहब उधर वही हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को। काजी साहब अभी एक मैं अखबार पढ़ा था, किसी ने कहा बिलावल भुट्टो को यकीन है कि इलेक्शन का रिजल्ट बन गया। ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, खुदा ना खास्ता, तो वो इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं? ये तो मुझे लग रहा है इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, हुकूमत बनाने का ऐलान कर रहे हैं कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म,
शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब, अगर ये इनके मुताबिक और ये और एक और अखबार के मुताबिक आज सिंगल कॉलम लगी है, अगर किसी को शक है तो वो पढ़ ले कि बिलावल भुट्टो को अगर यकीन है कि हम मार गए तो फिर वो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। तो काजी साहब फिर क्यों पाकिस्तान का मेरा है 70-80 अरब रुपया तो लगेगा इलेक्शन बड़ी साहब इसमें एक पॉजिटिव तरीके बात निकली। देखे ना, हम मौसम का पहले से बता देते हैं परसों बारिश होनी है, तो इस साइंस में हम ये भी तो बता सकते हैं कि इलेक्शन में हम इतने लेंगे। नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी और ज़मीनी हकायक तो बरखिलाफ हैं, वो रिजल्ट तो इनके खिलाफ जा रहा है। वेदर वाले बताते हैं, ठीक बताते हैं, एक्सपीरियंस बताता है, लेकिन ज़मीनी हकायक तो वोट बैंक इनका कम हो रहा है और तरीके इंसाफ के यार बटी साहब एक मेरी आप इजाजत, मैं अपनी नहीं राय दे रहा, ये दर्जनों आप सर्वे चेक करा लें, आप खुद चले जाएं कल मार्केट में। एक होता है महकमा मौसमियात, क्या ये हो सकता है कि महकमा नताइज इलेक्शनियात हो जाए जो हमें पहले से बता दिया करे? यार कोई साइंस में हम भी तो काम करें। बदयानियात तो बन चुका हुआ है, उस पर अमल दरामद भी बड़ा तेजी से करा रहा है। हाँ, वो अच्छा, तो मुझे पता है। अच्छा, अगर ये भी कोई हो सकता है बन गया हो। मैं तो साइंटिफिकली कहता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, और हमें जो है जिस तरीके से मैंने फरमाया था ना कि अब आप ये ना कहा करें कि ये जो फोर्जरी की गई है या ये जालसाजी है, क्रिएटिव राइटिंग है, तो इसी तरीके से इसको भी बना। अच्छा आगे चलते हैं, जरा कुछ और बिलावल साहब का कुछ हाट है भाई, वो सुनाइए क्या है, सुनाइए। ये हमारा जो पीडीएम का हुकूमत था, 18 महीने हमने साथ दिया। हमने तो मुल्क को जमहूरी और आईनी बहरान से निकालना था, मुआशी बहरान से निकालना था, खारजा सतह पे जो बहरान था उससे निकालना। कामयाब अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? इसलिए कि हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय, मेहनत करने के बजाय, अवाम को मसाइल से निकालने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे। किसकी अपनी नाकामी की बात करें, किसकी? काजी साहब, ये बिलावल भुट्टो हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं या को चेयरमैन हैं। इनकी मर्जी के बगैर मुस्लिम लीग नून की आधे सेकंड की हुकूमत नहीं बनती 2 साल। वो मान गए हैं कि जाती दुश्मनी है, जाती दुश्मनी है। मतलब है इससे बड़ी किसी शख्स के लिए बददियानती हो नहीं सकती। वो कोई डीआईजी है, कमिश्नर है, वजीर है या किसी भी ओहदे पे है, और वो जाती उसके रूप में जाती दुश्मनियाँ निकाले, लोगों पे झूठे मुकदमत कराए, केस करे। ये अब बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अब फिर इसमें आप मुझे लेकिन मैं एक बात है, जब बजट पास हो रहा था और इन्होंने 22 या 23 अरब रुपया मांगा था, उसके लिए कोई गालबन इतने हो गए होंगे तो जमा प्लस हो सकता है इसके लिए जो सैलाब जदगान के लिए, और जब नहीं मिला था तो उन्होंने कहा था हम वोट नहीं देंगे, जब मिला था तो फिर मोहब्बत किस तरह बढ़ी, तो उनका ये तो मेरे पीएम है। वोट देंगे नहीं देंगे, ये वजीर खारजा रहे 16 माह, ये इतराफ कर रहे हैं कि हम हाँ से जाती दुश्मनी इमरान नवाज ले रहे हैं, और ये जो निगरान हुकूमत जो तरीके इंसाफ के मुताबिक या बिलावल के भुट्टो के मुताबिक कि इनकी निजी शाख है, वो तो इतराफ कर रहे हैं कि ये जाती दुश्मनी ले रहे हैं। काजी साहब, इससे ज्यादा और अदालतों को क्या सबूत चाहिए? इससे ज्यादा आवाम को और क्या आईना दिखाना है आपने? एक मुझे जरा आप बात बताएं, चले मैं अभी आज आपसे सवाल पूछता हूँ, ये कोई इनके दिल में कोई ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन मुबैना तौर पर हो रही है जिसकी वजह से ये तड़प रहे हैं, या ये इसलिए तड़प रहे हैं कि हुजूर उसको तो निकाला गया था भाई, आप और दोनों आएंगे, अब आप अकेले आ रहे हैं तो ऐसे चले जो दिवल? काजी साहब, मैं गल हुई ना, आपको गुजारिश कर दूं, नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी, ये फ्रेंडली अपोजिशन, ये मैं फिर ये सारा टोपी ड्रामा है, नूरा कुश्ती हो रही है। आप इलेक्शन के नतायज आने देना, मेरी गुजारिश है, नहायत काबिल एहतराम। चले इलेक्शन आने दे, फिर नतायज भी आने देंगे। कभी-कभार गुफ्तगू में मुझे बिलावल भुट्टो बेनज़ीर साहब का साहबजादा लगता है और कभी आसफ अली जरदारी। आजकल तकरीरें बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बता देना कि ये कहने लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं है, इनके लिए मुश्किलात कहाँ खड़ी हैं? कोई एक मुश्किल बताए कि इनके कैंडिडेट को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमे दर्ज हो गए हैं, इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई दी जा रही, और नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि वो जाती इंतकाम ले रहे हैं। शहबाज शरीफ, हालांकि शहबाज शरीफ जितना बुरा ये जाहिर कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उनमें ये जाती इंतकाम वो ले रहे हैं। बज़ाहिर पाकिस्तान में अदालतें भी हैं, निगरान हुकूमत भी है, और हमारा हर अफसर ज़मीर फरोश तो नहीं हो सकता। पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े ईमानदार अफसरान हैं, और नैब के तो चेयरमैन की क्या ही बात है, उनके मैं किस्से सुनाऊं तो किस्से कहानियाँ बन जाएंगी।
तो काजी साहब ने एक बात ऐसा कैसा, फिर मैं मेरी एक गुजारिश है, जब नवाज शरीफ को इतना शोर है और उन्हें जैसे बवादियुल नजर में प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, तो इलेक्शन पे जो 70-80 अरब रुपया लगाना है तो क्या जरूरत है? दे देने हुकूमत, क्या कर लेगा कोई? तो आप गैब कर देना, किसी की टांगे तोड़ देना, किसी पार्टी मीटिंग जो है वो गवर्नर हाउस में होती हैं, मेरा मतलब है कि हर चीज़ इन्हीं के पास यानी वो चल रही, वो तो आपके सामने ही है। लेकिन सवाल ये है कि ये आपको लगता है कि ये बड़ा आसानी से, बड़ा स्मूथली इनको मिल जाएगा? ब्रेक है आसानी से, सख्ती से, जुल्म से, ज्यादती से, नाइंसाफी से, जबर से, इंसानी हकूक की पाबंदी से, आराम से नहीं। बड़ा पुराना मिसरा याद नहीं आता कि दुश्मन मरे तो खुशी न करना भी मर जाना। बहरहाल एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इजराइल की बात भी करेंगे और पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं। वैसे तो गैर अहम सी बात है हमारी इस शराफिया के लिए, मगर हमारे और आपके लिए अहम है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बट साहब, एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आया है जिसमें 90% लोगों का ये कहना है कि वतन अजीज़ सही और दुरुस्त समत में नहीं जा रहा, सिर्फ 10% लोग इस समझते हैं वो दुरुस्त तरफ जा रहे हैं। मगर मैंने आपसे बड़ी अहम बात करनी, 60% लोग ये कह रहे हैं कि मुल्क के हालात, मुल्क की मैशत इंतहाई कमज़ोर है और उसके बाद IMF की वजह से 41% महंगाई हुई। मगर मैं जो ख़बर आपसे बात करना चाहता हूँ, 1991 से लेकर 2006 तक 160 सरकारी इदारे जो है उनकी निजकारी हुई, इंतहाई अर्जा कीमत पे मुबैना तौर पर फ़रोख्त हुए। इसके फोरेंसिक ऑडिट करवा रहे हैं। 130 प्राइवेटाइज्ड इदारे बंद हो गए और उसके बाद अब ये कहा, अब भट्टी साहब हम ये कहते हैं आप बेचें, ये आज का बड़ा आपका नज़रिया है, बड़े लोगों को पसंद भी है। एक इसमें शिक डाल दें कि उस ख़रीदार को कहें कि अगर ये तुम ख़रीद रहे हो तुम इसे चलाओगे, यहाँ रोज़गार पैदा करोगे, पाकिस्तान की GDP में इजाफा करोगे, इसके असास से बेच कर यहाँ हाउसिंग सोसाइटियाँ नहीं बनाओगे, वारदात नहीं करोगे और फ्रंट मैन अगर ख़रीदते हुए पकड़ा गया तो उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी क्योंकि इनके फ्रंट मैनों ने ये खरीदे और इस मुल्क की मैशत को तहस नहस कर दिया। तो ये आप, ये मैं नहीं कह रहा डॉक्टर, मैं अब ख़त्म करता हूँ, डॉक्टर जो कैसर बंगाली कहते हैं 100 के करीब बेचे एक किस पार्टी जो दोबारा पावर में आ रही है, 90% पर हाउसिंग सोसाइटियां बन गई। और क्या हम गिद्धे हैं और आप गिद्ध हो तुम? काजी सब चले, आपकी तो राय नहीं डॉक्टर बंगाली, मैं कह रहा हूँ 100% पाकिस्तान डायरेक्शन है ही कोई नहीं। यहाँ चंद अशराफिया माफिया जिसके हाथ में हमारी तकदीर है, उनका आम शहरियों की ज़िंदगी से वास्ता कोई नहीं है। 1 करोड़ के करीब 18 माह में बेरोज़गार हो चुके हैं, 3 लाख और बेरोज़गार होने चाह रहे हैं। मुल्क में ये इतनी बेच के तरक्की जड़ी होनी सी किथे है, वो एवन फील्ड है। सर तरक्की चंद खानदानों की होती है। काजी साहब, डू यू थिंक PA ये मुल्क को खसारे से बचाने के लिए बेच रहे हैं? नहीं, चंद खानदानों की कमीशन माफिया अफवाद हसन फवाद करेंगे, तो डू यू थिंक वो मुल्क की मफाद में करेंगे? नहीं बड़ी साहब, फिर अब आपने नहीं बोलना तो सुने मेरी बात सुने। PTC जब बेचा 28 अरब रुपए का उसका प्रॉफिट था। इससे पिछले साल 8 अरब का प्रॉफिट उसने पोस्ट किया प्राइवेटाइज करने के बाद, और वो 8 अरब पता कहां से आया? ये नीचे से तांबे की तारें बेच के आया, असा से बेच के आया। और $1 बिलियन हमने अभी लेना है। और केड़े साइंसदान हो तुसी होए बड़ी साहब? अच्छा पहले बताया ना, पहले डायरेक्शन कोई है? डायरेक्शन तो ये है कि मुखालफिन को कुचलना, अज़ारे राय पर पाबंदी लगाना और मुल्क के असासे अंदर करना, मुल्क के असासे औने पौने बेच कर नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना। इसके अलावा आपका कहाँ है? मुझे रोड मैप बताए ना। क्या रोड मैप एक ही है कि जो 4 गोल बोटियां हैं उसमें जो PIA है, इसकी जो बिल्डिंग्स हैं, इसके जो होटल है इस मुल्क के बाहर, एक जो पता नहीं जिसको आपने किराए पे दिया है, लीज पे दिया है, उसका भी फोरेंसिक ऑडिट कराएं कितने का था और कितने का नहीं था, हमें पता चले। और किस किस्म के लोग इस मुल्क को रहने दो यार, खुदा का वास्ता। नहीं काजी साहब, ये मुल्क इनका नहीं है, ये विजिटिंग प्रोफेसर है। इनमें 90% लोगों की दूसरे मुल्कों की नेशनलिटी ले चुके हैं। इन्होंने बेच बाज कर निकल जाना है पाकिस्तान में। ये तो करे ना, हम मुतालबा कर सकते हैं PIA जो खरीदे वो उसे चलाएगा, प्रॉफिट में चलाएगा। जो स्टील मिल खरीदेगा इसको चलाएगा,
इसका 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 क्या कहते हैं वो स्क्रैच, स्क्रैप नहीं इसका स्क्रैप नहीं बेचेगा, क्योंकि प्यूटन कहते हैं मैं चला सकता हूँ, जो लक्ष्मी मित्तल कहते हैं मैं चला सकता हूँ। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में जनरल क्या नाम थे कयूम, वो प्रॉफिट पोस्ट किया था 7-8 अरब रुपए का जब इन्होंने गैस बंद कर दी थी। सर कादी साहब पहले नुकसान में तो खेलते हो, फिर फ्रंट मैन और वापस से कबाड़िए भेज देते हो। कादी साहब मॉडर्न इतलात हैं कि पीएई के अलावा 4 अदारे बेचने की कमिटमेंट हो चुकी है और जिन्हें बेचना मुबैना तौर पर उनसे भी तय हो गया मामला। तो गुजारिश ये, आप चोरों को चौकीदार बना के घरों की हिफाजत नहीं कर सकते। खुदा के लिए आप भी समझ जाएं, ये मुल्क 70 सालों से हमें लूट रहे हैं। ये चंद खानदान बार बार प्राइवेटाइजेशन के नाम एक सदारती ऑर्डिनेंस दे दिया, अभी पार्लियामान तो है नहीं, या बिल कम से कम इससे पास करवा लें, जो भी कानूनी तरीका है कि जनाब जो खरीदेगा इसको चलाएगा और वैसे एक और भी मैं बात अब ये देखें, अब ये कह रहे हैं 5000 का नोट बंद किया जा रहा है, कर दें। अच्छा साढ़े को ये निकाला किसने था? नंबर 1, यार करप्शन बंद करो, असल चीज लीकेज बंद नहीं कर रहे, पानी खोला हुआ है जहां ये अब पीए बेचता तो कोई मिसाल महीना 2 अरब की दिहाड़ी लगा लेता, यार वो गरीबों पे लगाओ, कमीशन माफिया खत्म करो। कौन सा अस्पताल है जिसकी दवाइयों में, मेडिकल और सामान में, बेडशीट खरीदने में कमीशन नहीं खाई जाती? भट्टी साहब आज अभी हमने एक चीज आपका एक चीज मिस कर दी। काजी साहब आपको पता है कितने अस्पताल बंद है? आज जना अस्पताल जाएं, जना अस्पताल जहां वो गोहर साहब का है, अगर काजी साहब आपको चूहे और बिल्लियां ना मिले तो मेरे पास आ जाइएगा, खुदा का वास्ता है। काजी साहब इनसे ना उम्मीद रखे, माफी। अभी मैं वियतनाम का एक देख रहा था, अभी मेरे पास यही होगा, उसकी तरक्की देख के 700 अरब रुपए तक डॉलर तक वो लेके चला गया, कहाँ से कहाँ तक लेके चला गया वहाँ पे हैं। और जहाँ पे ये जो है ये सारे के सारे वहाँ पे कितने खानदानों की 40 साल से हुकूमत है, जरा मुझे ये भी रहनुमाई फरमाएं। वहाँ पे सर जी कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है, जिस तरह चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है। और इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि दुनिया में जो आपके ये तिब्बी आपके जो होते हैं ना हालात, उसमें वो आगे है। आप सुना है कि वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आ रहा है, वो चाइना में, अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है गाड़ी जो है वो आपने भी तो 76 साल में जालसाजी में तरक्की की है। आज तो रेंज रोवर मंगा लेंगे 2 नंबर पैसे दी हैं, किसी बड़े जालसाज को पकड़ा है? नहीं, यहाँ पे एक ही काम है। था ओ नहीं, कैमरी फाउंड कौन था? एसआरओ जारी करो, 200-500 गड्डियां मंगाओ एक दिन में, अगले दिन एसआरओ बंद कर दो और माल बनाओ और फिर आ जाओ। ठीक है यार, कर लो ऐसे ही, हमारा क्या है, हम हिजरत कर जाएंगे यहाँ से। जो चूड़ियाँ गरीब आदमी मेहंदी और बच्चे बेचते थे स्टॉलों पे, हमारी माएँ बहनें छोटे पहनती थी, इस साल सुना वो भी बंद हो रहे हैं। जिस मुल्क में आप लोगों से एक मेहंदी और चूड़ी पहनने की खुशी, ट्रिब्यून की खबर है 80% ग्लास बैंगल्स यूनिट्स शट डाउन। और डाउन तो पूरा मुल्क ही डाउन है, स्वाय चंद खानदान दे ऊपर है कौन कादी सब लगे नहीं भाई, इन्होंने किवें बनाना है। हर वक्त मीटिंग हो रही है कि जनाब वोट कितों लियाइए इन्होंने लिए। अच्छा चलो वेख लेने, ले आना भाई, बना लेना, साड़ा की है, असि तो किसी पार्टी। मेरा ख्याल है प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, वैसे भी सिर पीड़ सर दर्द हो रही है। और अल्लाह ताला और मुझे सेहत कामला अता फरमाए, और जिस तरह मैं कहता हूँ कि हमें अद्वियात अपनी खीसे से ख़रीदने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन। कल मिलेंगे इंशाअल्लाह, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।